सबसे ज़्यादा जिन लोगों को कॉशियस रहना चाहिए इस साल, वो है नंबर 7 वाले लोग। यदि 4 नंबर खराब होता तो 4 वेद कैसे, 4 पुरुषार्थ कैसे, जीवन के 4 आश्रम कैसे, नक्षत्र के 4 चरण कैसे। ये सुनने के बाद आप कभी भी लाइफ में 8 को खराब नहीं कहोगे। जिसको जन्म लेने की स्वतंत्रता थी, वैसे श्री कृष्ण ने जन्म के लिए कौन सी तिथि चुनी? कौन सी? अष्टमी। अष्टमी। साल 2025 आने वाला है और मुझे लगता है आप सबको ये जानने की बहुत दिलचस्पी रहेगी आप लोगों के अंदर कि जो साल आएगा, नया साल, वो आपके लिए क्या लेकर आएगा। जनरली हम लोग 2025 को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, 9 नंबर आ रहा है और मार्स का नंबर आ रहा है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी उस नंबर का, उस ईयर का कोई इम्पैक्ट है? उस टॉपिक पे, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आशीष मेहता जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मुझे लग रहा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को हम आज कनेक्ट करने जा रहे हैं। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो 2025 है, इंग्लिश वेस्टर्न वाला, ये टोटली डिफरेंट है हमारे विक्रम संवत से। डेफिनेटली। तो आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप मानते हैं कुछ नंबर 9 में? अब वराह मिहिर जी ने, जिनको हम गुरु मानते हैं, राइट, वराह मिहिर जी ने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए पूरा लिस्ट दिया है। अच्छा। और उसमें वन ऑफ द थिंग उन्होंने ये कहा है दैट देश काल वित सात्विको न पर्षद विरुहु, अर्थात एक ज्योतिषी को, वैदिक ज्योतिषी को देश काल के अनुसार एक्सपेरिमेंट करते हुए डरना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में 2025, उसका और वैदिक का एस्ट्रोनॉमिकली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानेंगे? फिर भी हम ये चाहेंगे उस काल खंड को, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं, जब भी हम लिखेंगे तो 2025 ही हम लिखते हैं, राइट। तो उसको कंबाइन किया जा सकता है, क्योंकि वन ऑफ द रूल ऑफ संहिता ये भी है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कैसे ग्रह योग रहेंगे और उसका क्या परिणाम मिलेगा, उसकी विधा शास्त्रों में दर्शाई गई है। सो लेट्स टॉक के जो 1 जनवरी 2025 से कालखंड शुरू होगा और जो 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होगा, जिसको हम 2025 मानते हैं, उस समय के दौरान गुरु ग्रह कैसा रहेगा, शनि ग्रह कैसा रहेगा, राहु केतु कैसे रहेंगे, मंगल जो कि घूमेगा, उन सब के अनुसार हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ये एक वैदिक विधा है। तो डेफिनेटली हम बता पाएंगे कि 2025 किस तरह से रहेगा। अच्छा, तो आप इसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी को ही कनेक्ट कर रहे हैं, आप 2025 पे नहीं जा रहे हैं, आप उस टाइम पे दोनों को कंबाइन करना चाहिए। दोनों को कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि 2025 में नंबर भी आते हैं। और जब आप ये बता रहे हो कि 2025 को आप खुद भी बहुत सारे पॉडकास्ट करने के कारण आप खुद भी नंबर में माहिर हो, आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में बता दिया दैट वो नंबर 9 का ईयर है, वो मंगल का ईयर है। तो किसने तय किया कि मंगल था? सो व्हेन यू से कि ये मंगल का वर्ष है, दैट मीन्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आ गया। जब आप कहते हो कि 2025 2 नंबर को यदि आप मानते हो कि ये मून है, तो वैदिक आ गया। यदि आप ये मानते हो कि 2 फिर 2 आ गया, तो 21st सेंचुरी में जो नंबर आएगा या अभी जो नंबर्स चलेंगे जो 2020 से स्टार्ट हुए, उसमें इमोशनल टर्बुलेंस ज़्यादा रहेगा। 2030 में जब हम पहुंचेंगे तो फिर 2 रिपीट नहीं होगा। तो आप देखो, जैसे 2020 स्टार्ट हुआ, पूरे विश्व में एक इमोशनल टर्बुलेंस आ गया। वी ऑल आर वैल्यूइंग लाइफ। हम सबको लाइफ की वैल्यू आ गई, ह्यूमन वैल्यू आ गई, दुनिया एक तरह से थंब गई, परिवार जुड़ गया। ऑफकोर्स कई नेगेटिव परिणाम भी आए, लेकिन एक तरह से जो अपने अपने रास्ते पर हम जा रहे थे वो रुक गए कुछ क्षणों के लिए। लोग अपने अपने घर में रहे। यस, तो वो 2 नंबर की देन थी। सो इन अ वेरी सेम वे 2025 में भी 2 नंबर 2 दफे आएगा। तो और 9 नंबर भी, जब 9 नंबर की बात आती है, जब मंगल ग्रह की बात आती है, तो शास्त्र स्पष्ट कहता है मंगल ग्रह की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सत्वम। सत्वम मीन्स
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवतावादी अप्रोच। सो 2025 में भी वही अप्रोच कंटिन्यू रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मंगल जो होता है उसको कहते हैं ना कि बहुत वॉरियर टाइप सेनापति, तो वहाँ तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो बड़ा लड़ाई वड़ाई और ब्लड इन सब से रिलेटेड होता है। लेकिन मंगल के कई गुण शास्त्र में दिए गए, आपने तो सिर्फ एक गुण की बात की। ओके। और जो शास्त्र में जो बात कही गई उसमें कहा गया सत्वम रोग गुण सुत धरासुत सत करेज, फिर आगे जाके बात कहेगी रणम साहसम विद्वेषम आग्निकम, ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई शास्त्र में। अर्थात आपने एक पकड़ लिया कि रण होगा, युद्ध होगा, डेफिनेटली युद्ध होंगे, कई सारे युद्ध होंगे, कुछ और देश जो अभी एग्जिस्टिंग युद्ध चल रहे हैं उसमें ऐड हो जाएंगे, तो युद्ध अभी जो जहाँ जहाँ युद्ध चल रहे हैं मतलब हाँ वो बढ़ेगा। मंगल का कारण, मंगल युद्ध का कारक है, सेनापति है। सो 2025 में एक तरह से युद्ध बढ़ेंगे, लेकिन 2 नंबर भी बढ़ रहा है, 5 नंबर भी उसके अंदर है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी। 2 नंबर है, दैट मीन्स जो AI का अप्रोच है वो भी बढ़ेगा। ओके। सो जो इंटेलेक्ट, AI और रण, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। इतना ही नहीं, साहसम कहा गया, तो जो लोग एडवेंचरस होंगे। अब 2025 में यदि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो एक बात तो तय करनी होगी, और वो ये है कि उसको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। अब यदि आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, उसको एक तरह से खराब कहते हो तो खराब होगा, और यदि आप उसको कहो कि इट इज़ गुड फॉर ग्रोथ तो अच्छा ही है। जैसी दुनिया चल रही थी वैसी की वैसी 2025 में नहीं चलेगी। लेकिन जो साहस करेगा, जो अपने आप को अपग्रेड करेगा, अपस्किल करेगा, उनके लिए 2025 बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल का एक गुण सत्वम है। जो अच्छे पाथ पर चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, राइट, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको गलत ही करना है, अब यह सबको, क्योंकि शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में 3 महीने तक रहेंगे, उसके बाद चेंज होंगे। तो जब शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में, दैट मीन्स कुंभ राशि में है, तो जिन जिन लोगों ने पिछले समय में कुछ नेगेटिव किया है वो सब एक्सपोज होगा। जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं वो सब सरफेस पे आएंगे। कुछ नेताओं की शायद गद्दी भी जाए, क्योंकि मंगल सेनापति का कारक है। कुछ देशों में शायद अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन कोई उसको ऑटोक्रेसी की तरफ ले जाए, या फिर किसी तरह से ये समझ लो कि सेनापति ने ही ले लिया राज, वो भी होगा। अच्छा, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये मंगल का वर्ष। ओके, तो मतलब तो ये सब हाँ, ये क्रांतिकाली वर्ष रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही बढ़िया वर्ष रहेगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया वर्ष रहेगा। यदि आप सच्चे रास्ते पर हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया वर्ष रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स यदि आप ये सोच रहे हो कि आपने कुछ गलत किया और वो छुप जाएगा, 2024 में शायद छुप सकता था, क्योंकि वो शनि का वर्ष था, वो शायद छुपा भी देता। 2025 वह प्रकट कर देगा। मंगल मीन्स अग्नि, प्रकट है वो दिखेगा। तो अभी जैसे अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, तो आपको नहीं लग रहा कि 2-3 साल से जो ये मॉनेटरी फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके पास भी कॉल्स, स्कैम कॉल्स आते हैं, तो क्या ये इसका कुछ 2025 में हम कहें कि कुछ उसका तोड़ मिलेगा आपको, क्योंकि वो मंगल का कारक है। 2025 में हम देखेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह के स्ट्रिक्ट किए जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें घटेगी। सत्व गुण बढ़ेगा, लेकिन सत्व गुण बढ़ने के कारण साइबर सिक्योरिटीज में कुछ रिफॉर्म्स आएंगे। सो साइबर सिक्योरिटी को आपको देखना चाहिए। यदि आप डेटा को इंटरप्रेट करना जानते हो तो आपके लिए 2025 बहुत बढ़िया रहेगा। इतना ही नहीं, यदि आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करो तो बिटकॉइन विल डू वंडर्स इन 2025। और कुछ देशों में शायद उसको मान्यता भी दी जाए 2025 में। इट कैन बी कैमरा बात कर रही, 2025 थोड़ा खतरनाक रहने वाला है। मतलब आपने कहा था कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कुछ तो होने वाला है।
नहीं नहीं, कुछ होने वाला है, अर्थात रिफॉर्म्स आएंगे। अग्नि क्या करता है? जो भी नीचे है, अग्नि जो है दो काम करता है। एक हमें लगता है जलाता है, लेकिन वो इम्प्योरिटीज को जलाता है। राइट। जो प्योरिटीज है वो टिकी रहेगी। सो 2025 इज काइंड ऑफ ए प्योरिफिकेशन का वर्ष है। हमारे अंदर भी यदि कोई इम्प्योरिटीज है तो उसको जलाने के लिए ये बेस्ट साल रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कोई पैटर्न है जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम वाली पैटर्न है तो निकाल दो। 2025 विल हेल्प यू, क्योंकि जिस तरह की कॉम्बिनेशन गुरु के बन रहे हैं, शनि के बन रहे हैं, राहु केतु के बन रहे हैं, ये दिखा रहा है कि रिफॉर्म्स में आपको हेल्प मिलेगी। तो हम यहाँ ट्रांजिट्स की बात कर रहे हैं और ट्रांजिट की भी बात कर रहे हैं। यस, ओके। सो जब आप न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात करते हो, आपको तो सिर्फ नंबर को न देखना चाहिए, आपको उसमें उसके साथ साथ आपको प्लैनेट को भी मिलाना चाहिए। ऐसा वैदिक ज्योतिष का मानना है। और जब वराहमिहिर कहते हैं कि दैट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट है और मैं नहीं डर रहा हूँ। कई सालों से मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और सक्सेसफुल रहा हूँ। सो मेरा मानना है कि ये काम करता है। तो अभी You can इस साल जो आपने किया होगा तो वो प्रेडिक्शन सही आपके अकॉर्डिंग सही जा रही है काफी, जैसे आपने करा? यस अप टू 70-80% सही जा रही है। सो इट वर्क्स। ओके, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी जो आप कह रहे हैं, क्या पता ऐसा ही कुछ हो रहा हो। तो मेरे को नहीं, लगता हाँ है लेकिन सी फायदे भी है। अच्छा, एक नुकसान वाला जो चीज़ दिख रहा है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे जंगलों में आग लगेगी। सो बहुत सारे प्रदेश जो अभी फॉरेस्ट वाले हैं, अमेजोन वगैरह, या फिर ऑस्ट्रेलिया वाले, या फिर कैलिफोर्निया में अभी लास्ट ईयर जैसे आग लगी थी, वहाँ पर उस तरह की आग लग सकती है। सो आग लगने के कारण काफ़ी इवेंट्स आने की संभावना है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ रहा था अभी, दैट्स हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो भी शायद गिर सकता है। शायद, मैं पढ़ रहा था कहीं पर, और उसमें उन्होंने बताया था वैसे तो कई सालों के बाद वह डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन जिस तरह से उसके अंदर का गैस ख़त्म हो रहा है, शायद उसको पहले गिराया जाए या वो अपने आप गिर जाए। वैसी एक थियरी भी चल रही है। तो शायद अवकाश में से कोई उल्का पिंड या फिर हमारा ही सैटेलाइट या हमारा स्पेस स्टेशन जैसा कुछ गिरे, और उसके गिरने की जो चांसेस है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। पैसिफिक ओशन में कुछ बड़ा हो वैसा दिख रहा है मेदिनीय ज्योतिष के आधार पर, और उसके आधार पर वहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम सबको। तो मतलब कुछ बहुत बड़ा इस साल ने अपने अंदर छुपा के रखा है जो हमें, मेरे को लगता है कि साल की शुरुआत से हमें दिखने लग जाएगा। हाँ, मार्च के बाद जो मार्च से पहले ये दिखना फाइनेंशियल की तरफ जाएगा। फिर मार्च ऑनवर्ड्स वो सब चीज़ें ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ की तरफ जाएगी। लेकिन मेरा पक्का मानना है 2025 इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्रीज। 2025 इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। वैसी कंपनीज जो डेटा को मैन्युफैक्चर नहीं करती, वैसी कंपनीज को बहुत फ़ायदा होगा। ओके, सो अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है। समय आ रहा है, राइट। अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, नोटिस करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। तो हम नंबर्स पे बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जो डेफिनेटली क्योंकि बहुत सालों से हम वेस्टर्न नंबर्स को ही फॉलो कर रहे हैं और वही करना चाहिए, क्योंकि अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वही है। तो यदि आपका जन्म अब आपके पॉडकास्ट पे बहुत सालों से लोग जान रहे हैं, तो मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जानना चाहूंगी अपने लिए कि मूलांक, हम यहाँ मूलांक पे बात कर रहे हैं, भाग्यांक पे? नहीं, हम मूलांक पे बात कर रहे हैं। यस, सो यदि आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 पर हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। सो ये जो प्रिडिक्शन हम बता रहे हैं वो मूलांक के आधार पर बता रहे हैं। सो अब ऑल द टाइम में नहीं बताऊंगा, 1, 2 करके आगे जाते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो जो नंबर आ रहा होगा दैट इज योर मूलांक। परफेक्ट। और मेरा मानना है कि आपके वहाँ तो आपके प्लेटफॉर्म पे न्यूमरोलॉजी के काफ़ी पॉडकास्ट होते हैं, तो लोग वैसे भी लोग ऑलरेडी जानते हैं बहुत कुछ। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है मेरा भाग्यांक, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर जानने में, राइट। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो मूलांक के ऊपर बात कर रहे हैं। सो 1 नंबर वालों के लिए नंबर ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, 2025 में जो एस्पिरेशंस उन्होंने रखे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो सब फुलफिल होते हुए वो लोग देखेंगे। हालांकि मार्च के बाद
या सेकंड हाफ ऑफ 2025 हेल्थ रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो 2025 में 1 नंबर वालों को अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस होना चाहिए। सी व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी और व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, यदि उसको हम थोड़ा ज़्यादा सेक्शन वाइज देखें, थोड़ा और ज़्यादा जूम इन करके देखें, तो वो टेंडेंसीज बताती है क्या हो सकता है या हमें क्या करना चाहिए। तो हम दोनों लिहाज से बात करेंगे, क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। सो फॉर नंबर 1 वालों को अपनी हेल्थ के प्रति फोकस होना चाहिए। ओके। और फाइनेंशियल ग्रोथ होने की ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज़ है। ग्रेट। रिलेशनशिप वाइज ये जो टाइम है वह मीडियम रहेगा, कोई बड़ा ग्रेट चीज़ें नहीं होगी लेकिन कोई ख़राब भी नहीं होगा। एजुकेशन में उनको अकल्पनीय लाभ हो वैसा दिख रहा है। सो 1 नंबर वालों के लिए यदि हम 4 यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 4 सेक्टर से बात करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी आसानी रहे। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन, ये 4 एरियाज को हम पकड़ते हैं, राइट। सो 1 नंबर वालों के लिए हेल्थ के लिए उनको कॉशियस रहना होगा, वेल्थ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उनको अपने आप मिलेगी, रिलेशनशिप के लिए उनको न्यूट्रल साल है लेकिन नेगेटिव कुछ नहीं है, एजुकेशन के लिए ये नंबर 1 के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। नंबर 2 वालों के लिए यह वर्ष एक तरह से एक्सट्रीम की तरफ जाता हुआ दिखेगा। कभी लगेगा कि बहुत अच्छा समय है और कभी लगेगा कि बिल्कुल ख़राब समय है। सो वो एक लोलक की तरह घूमते रहेंगे। उसमें भी व्हेन इट कम्स अबाउट देयर पर्सनल लाइफ तो उनको लगेगा एज इफ बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सरफेस पे आ गए। सो 2 नंबर वालों को 2025 में अपनी पर्सनल लाइफ के प्रति फोकस रहना चाहिए। दे कैन नॉट टेक दिस ईयर फॉर ग्रांटेड, अदरवाइज चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती है। हेल्थ के लिए उनका ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि पिछले कुछ समय में कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं देन सरप्राइजिंगली 2025 में इधर उनकी दवाई मिल जाएगी या फिर वो अपने आप चले जाएंगे, वैसा आप देखोगे। कभी कभार होता है कोई डिसीज आए, कुछ हमने मेडिसिन की है, सडनली भी फाइंड कि वो चले गए, है ही नहीं। तो उस तरह का चमत्कार 2025 में 2 नंबर वालों के साथ हो सकता है। अच्छी बात है। उनके वेल्थ के लिए यदि वो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने सोची थी उससे बड़ा ही लाभ होगा, जो पोजीशन उन्होंने सोची थी उससे बड़ा लाभ होगा। याद रहे चंद्र और मंगल एक दूसरे के साथ एक तरह से जुड़े भी हुए हैं और अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना पेपर वर्क बहुत अच्छी तरह से देखें, क्योंकि पेपर वर्क में कुछ गलती होने के कारण उनके प्रॉफिट में से उनको नुकसान हो सकता है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, प्रॉफिट में से नुकसान होगा। दैट मीन्स प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा कम प्रॉफिट हो सकता है, एंड दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेपर वर्क। सो पेपर वर्क उनको संभाल के करना चाहिए। ये नंबर 2 के लिए। नंबर 2 के एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस साल आपको लाभ होगा। ये साल आपको मायूस नहीं करेगा, जो रिजल्ट आपने सोचा था वो डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। सो यदि आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका 3 नंबर है। सो 3 नंबर वालों के लिए ये साल मिश्र रहेगा, मिश्र इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। सो खुद के व्यवसाय करने वालों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उनको अंडर प्रॉमिस करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपको जो सामने से पैसा मिलने वाला है वह 1 महीने के बाद मिलने वाला है, तो आपको जहाँ पर आपको देना है वहाँ पर 45 डेज़ की लिमिट रखनी चाहिए। अदरवाइज आप अपनी प्रॉमिसेस आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपने जो पोजीशन चाही थी वो शायद आपको नहीं मिलेगी। हाँ, सैलरी मिलेगी। सैलरी में जो आपने चाहा था कि आपको उतना इंक्रीमेंट मिले वो आपको डेफिनेट मिलेगा, लेकिन पोजीशन नहीं मिलेगी। प्रमोशन है, पोजीशन नहीं है।
एजुकेशन के लिए उनकी ये साल उनको यदि 100% चाहिए तो उनको 20% ज़्यादा, डेट मीन्स 120% एफर्ट्स डालने होंगे। यदि लक के सहारे बैठे तो ये साल उनके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब रिलेशनशिप के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। उनका सोशल सर्कल जो है वह इंक्रीज होगा। हेल्थ के लिए भी यदि वह कॉशियस रहे, यदि उन्होंने अपने रूटीन को सही रखा तो कोई बड़ा डिसीज़ नहीं होगा। लेकिन यदि रूटीन को सही नहीं रखा देन आपको साल जाते जाते उनको कई सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ हो सकते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल। सो उनको चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल में सुधार ला दें। 2025 ये चाह रहा है कि वो अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल में सुधार लाए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। नंबर 4 के लिए यह वर्ष पिछले जो कई साल गए थे उससे कंपैरेटिवली स्लो लगेगा उनको, कि बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। खराब नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, वैसा उनको लगेगा। हालांकि नंबर 9 जो है वो बहुत स्पीड देने वाला वर्ष है, लेकिन नंबर 4 के लिए उनको ये लगेगा एज इफ चीज़ें बहुत आसान से जा रही है। जो उन्होंने चाहा था उन सब में डिले हो रहा है। सो डिले वो फेस करेंगे, डिनायल नहीं। जो चाहा था वो मिलेगा लेकिन धीरे-धीरे, लेकिन डिले से मिलेगा। यदि उनके हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में तो सुधार आएगा। ओके, सो यदि पिछले कुछ समय से उनको कोई डिसीज़ चल रहा है तो वो जाएगा या फिर उनमें मेडिसिन काम कर जाएगी। लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाएंगे, नए डिसीज़ नहीं होंगे। वेल्थ के लिए पॉजिटिव वर्ष है, सैलरी भी बढ़ेगी और यदि खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो लाभ भी होगा। रिलेशनशिप के लिए यह वर्ष चैलेंजिंग है। यदि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पिछले कई समय से चल रहे हैं तो मेरी सलाह है कि अभी भी थोड़ा समय है, 2025 के पहले 2-3 महीने में वो रिजॉल्व कर दो, अन्यथा वो इतने बड़े जाएंगे कि शायद वो संबंध ही ना रहे। यदि आप सिंगल हो उससे उल्टा, यदि आप सिंगल हो तो इसी समय के दौरान आपको आपके जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। जो ऑलरेडी मैरिड है या जो रिलेशनशिप में है उनके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन जो सिंगल है उनके लिए ये लाभप्रद है। यदि कोई डिस्प्यूट फैमिली में चल रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड तो भी इस साल वो रिजॉल्व होगा। एजुकेशन के लिए ये जो साल रहने वाला है 2025 उनके लिए वो मीडियम रहेगा। जितनी मेहनत उतना या उससे ना उतना पक्का मिलेगा। अच्छा, उतना वो मिलेगा। ये और वो धीरे-धीरे चलने वाला नहीं तो नहीं बोला हाँ कभी नहीं, मिलेगा। ये वर्ष ये प्रॉमिस कर रहा है कि जितनी की है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, स्लो लगेगा लेकिन मिलेगा। अगर स्लो फल ना मिल रहा है नहीं है। मतलब तो स्लो ही मेहनत हो रही है। मेहनत ही स्लो कर रहे हो, देयर यू आर। यदि आपने मेहनत बढ़ा दी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। Right. जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट 100% मिलेगा। Great. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 5. 5 वालों के लिए ये जो नंबर है, ये जो वर्ष है 2025 वो बड़ा ही सजग रहने का वर्ष रहेगा। ओके, यदि उन्होंने अपनी स्किल को एनहांस नहीं किया देन मार्क माय वर्ड्स, आपको शायद जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वहाँ से मायूसी भी मिले या आपको निकाला भी जाए, या फिर जो कई सालों से आराम से आपका बिजनेस जो चल रहा था वो आप देखोगे ये ऑर्डर आते बंद हो गए, ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो आपको अपनी स्किल को या अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको इंक्रीज़ करना होगा। यदि आपने वो कर लिया, अपनी प्रोडक्ट को सुधार दिया, अपनी पर्सनालिटी को सुधार दिया, अपने आप को सुधार दिया, देन 2025 इज़ गोइंग टू प्रॉमिस यू कि जितना आपने मेहनत किया उससे मिनिमम 95% तक का रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। नेगेटिव इतना नहीं है, लेकिन आपको जितना चाहा था उससे कम होगा। कुछ समय के लिए रिजल्ट शायद न भी मिले लेकिन आपको डटे रहना है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हम नंबर 5 को तो सबसे लकी मानते हैं, मतलब मैंने सुना है कि नंबर 5 उसके साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब नहीं, आप मुझे बताओ कौन सा नंबर अच्छा और कौन सा नंबर गलत। जनरली हम लोग कहते हैं नंबर 5 इज अ बैलेंस, न्यूट्रल है, न्यूट्रल में अच्छा भी है। मतलब अगर आपका 5 नहीं है तो नंबर 5 इज न्यूट्रल। यदि आप 1 to 9 में देखोगे तो वो बीच में है। अच्छा, नंबर 5 को किस प्लैनेट के साथ जोड़ा गया? हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, बुध के साथ है। और बुध कौन है? नपुंसक ग्रह कहा गया, ऑफ कोर्स नपुंसक ग्रह है और वो न्यूट्रल है। तो नंबर 5 किसके साथ जुड़ रहा है
या नंबर 5 के ऊपर कौन सी एनर्जी लग रही है उसके आधार पर वो रिजल्ट देगा। ओके। अच्छा, ये आपने प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दूं। बिल्कुल। कोई भी नंबर इन एन एब्सोल्यूट फॉर्म लकी या अनलकी हो ही नहीं सकता। अच्छा। यदि कोई बता दे कि आपको कि 4 नंबर या 8 नंबर अनलकी है तो आपको उनको प्रणाम कर देना चाहिए। हाँ, प्रत्येक नंबर की अपनी क्वालिटीज़ है, उस क्वालिटी के आधार पर आपको कर्म करना चाहिए। अब यदि आप 4 नंबर के व्यक्ति हो, अब जैसे इसको बहुत अनलकी माना गया, 8 को तो इससे भी ज़्यादा अनलकी माना गया। मेरा खुद का यदि मुझे आप ये बताओ, अब हमारे वहाँ तो कभी भी 4 नंबर को खराब माना ही नहीं। यदि 4 नंबर खराब होता तो 4 वेद कैसे, 4 पुरुषार्थ कैसे, जीवन के 4 आश्रम कैसे? हमारे तो आश्रम ही 4 है। नक्षत्र के 4 चरण कैसे यदि 4 नंबर खराब होता तो? बट 4 को राहु से कनेक्ट करते हैं ना। तो किसने बताया कि राहु खराब है? जैसे स्टोरी है। नहीं, स्टोरी नहीं है। स्टोरी है। नहीं, उसकी स्टोरी है, डेफिनेटली स्टोरी है। लेकिन यदि वो खराब होता, अच्छा स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है दैट जब समुद्र मंथन हुआ जी। तब जो राहु का पुराना जो नाम था वो था स्वर भानु। तो स्वर भानु, अब ये इंटरेस्टिंग बात मुझे ये बताओ, ये पूरी स्टोरी में थोड़ा पीछे जाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब अमृत मंथन हुआ, अमृत बाहर निकला, वापस फाइटिंग स्टार्ट हो गई कि पहले कौन पिएगा। तो एक तरफ देव आ गए, एक तरफ दानव आ गए, बीच में अमृत कुंभ है। फाइटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तभी विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। अब किसने आपको कहा कि दानव खराब है? दानव डिस्ट्रक्टिव है, उनकी सोच अलग है। अब दिन को अच्छा कहोगे या रात को अच्छा कहोगे? डिपेंड करता है। अच्छा, व्हाइट को अच्छा कहोगे या ब्लैक को अच्छा कहोगे? डिपेंड करता है, सब कुछ ही डिपेंड करता है, कुछ एकदम एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है। देयर यू आर। यदि सर्जन भी जरूरी है तो विसर्जन भी जरूरी है, डे भी जरूरी है तो नाइट भी जरूरी है। तो इन अ वेरी सेम वे, यदि सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व को देव ही चाहिए था तो दानव बने ही क्यों? यदि पॉजिटिव ही चाहिए था तो फिर 2 नोड क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव? 2 पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ही तो सर्जन होता है। देव और दानव जरूरी है प्रकृति के लिए, तभी वो है। राइट। तो अब ये स्वर भानु जो है, इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हुआ ये, मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार जाके दानवों के पास जाके ये कहती है कि आपने वो सिद्धांत सुना है सेडिमेंटेशन का, कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो नीचे रहती है और ऊपर ऊपर जो रहता है वो पानी रहता है। अब ये अमृत का जो कुंभ था वो तो सालों से समंदर में था, तो ऊपर ऊपर तो पानी है, जो रियल अमृत है ना वो तो नीचे है। तो मैं ये करती हूँ, देवों को पहले ऊपर ऊपर का पानी दे देती हूँ, आपका जब नंबर आएगा तब तो रियल अमृत आपको मिलेगा। और दानव मान गए क्योंकि मोहिनी अवतार थी। अब ये इंटरेस्टिंग बात सुनो, क्योंकि काम तो खराब किया, उल्लू बनाया ना। स्वयं विष्णु को समझ में नहीं आता कि स्वर भानु ने अमृत पी लिया। अमृत पिलाया किसने? स्वर भानु को विष्णु जी ने मोहिनी अवतार में। अच्छा, तब उनको समझ में नहीं आया जब वो पी रहा था? नहीं, समझ में नहीं आया। अच्छा, स्टोरी ये कहती है सूर्य और चंद्र के बीच में स्वर भानु था। तो सूर्य ने पिया, स्वर भानु ने पिया, चंद्र पी रहा है, अचानक इन दोनों को लग रहा है कि हमारे बीच में कौन आ गया, हमारे बीच में तो कोई है ही नहीं। और यहाँ तक पी लिया और अचानक इन दोनों ने ऐसे उंगली की, ऐसा श्लोक है भागवत में कि दोनों ने ऐसी उंगली की कि बीच में कोई है, और विष्णु को समझ में आ गया कोई है। मोहिनी अवतार थे तब समझ में नहीं आया, दे दिया अमृत, क्योंकि वो भी काम तो खराब ही कर रहे थे। उनको लगा प्रकृति के इकोलॉजी के लिए वो जरूरी था, लेकिन उल्लू बनाया ना, सही काम तो नहीं किया, तो तब उनको भी समझ में नहीं आया। अच्छा, पी लिया, 2 भाग हो गए, राहु और केतु। अच्छा, यदि वो दानव ही होता, वो खराब ही होता, तो फिर उसका दानव ही नाम रखते। राहु का नाम देकर, केतु का नाम देकर
जब उनको ग्रह की उपमा दी गई तब तो वो देव बन गए, जिसने अमृत पी लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब किसी व्यक्ति ने अमृत पी लिया, राइट, वो तो कंटेंटेड हो गया, तो वो खराब कैसे हुआ? हाँ, राहु और केतु दिखते नहीं है जब तक कि ग्रहण ना हो, क्योंकि राहु और केतु को ये कहा गया कि वो था तो दानव, तो वो कब प्रकट होगा? जब ग्रहण का समय होगा। अच्छा, ग्रहण का समय हो कि वो करेगा क्या? जिसने उंगली की थी वो दोनों सूर्य और चंद्र को वो खा लेगा। राइट। ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहित्वा। उसने ग्रहण कर लिया, राहु ने खा लिया सूर्य को या केतु ने खा लिया। अच्छा, खा के रखता है अपने पास या वापस छोड़ देता है? छोड़ ही देता है, ऑफ कोर्स। तो कितना बड़ा तपस्वी हो गया वो तो फिर। राइट। गलत तो किया ना उसके साथ। गलत तो किया, सही बात है। राइट। तो यदि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ गलत किया, भले ही वो सूर्य हो या चंद्र हो, तो उसको फल तो मिलना ही मिलना है। तो क्यों ग्रहण का समय आया? क्योंकि उन लोगों ने भी गलत तो किया ही था। तो पाप कर्म का फल, यदि आप मोहिनी अवतार हो या आप स्वयं सूर्य हो या चंद्र हो, फिर भी आपको मिलेगा तो मिलेगा ही। जैसे कि अब आप गलत दिशा में मुझे ले जा रहे हो, लेकिन ये वो इंटरेस्टिंग स्टोरी चंद्र के बारे में भी है, जैसे राहु के बारे में है। एक जमाने में चंद्र महाराज बड़े ही अच्छे हुआ करते थे, राइट। उन ऑल द टाइम वो पूर्णिमा का ही अवतार हुआ करते थे। अब हुआ यूँ कि एक दिन कैलाश में भोग रखा गया था और गणपति ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। वैसे ही उनका भारी शरीर और वो अपने मूषक पर बैठ के, बेचारा छोटा सा मूषक, उसके ऊपर कहीं जा रहे थे। तो जिस तरह से वो सीन को देख रहा था, चंद्रमा ने काफ़ी समय तक अपनी हंसी को टाल के रखा। फिर अचानक ये हुआ कि गणपति गिर पड़े और चंद्रमा को हंसी आ गई। अब देव होकर किसी के गिरने पर यदि आप हंस रहे हो, दैट मीन्स आप देवता होने के लायक नहीं हो। आपको चाहिए था उसको हेल्प करो। किसी की कमजोरी को देखकर, किसी के आउटकम्स को देखकर, किसी के शॉर्ट फॉल्स को देखकर यदि आप खुश हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट फॉर देव। देव अर्थात क्या? देव इज ए पोस्ट। जब किसी व्यक्ति के पुण्य बहुत बढ़ जाते हैं, यदि आप भी बहुत सारे पुण्य कर लो, हो सकता है कि आने वाले कल्प में आप चंद्रमा हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? इट्स अ पोस्ट। ओके, मतलब कोई भी मतलब कर्मों के उस पे कोई भी चंद्रमा? डेफिनेटली। सो चंद्रमा इज अ पोस्ट, इंद्र इज अ पोस्ट। इंद्र का तो आई नो, बट चंद्रमा तो वैसे ही तो चंद्रमा वगैरह सब क्या है? देवी तो है। देव इज अ पोस्ट। देव इज अ पोस्ट। ओके। तो देवों के राजा जब हिलने लगते हैं किसी की तपस्या को देखकर, तो ये सब भी हिलेंगे और क्या, राइट। तो चंद्रमा को हंसी आएगी, तब गणपति ने यह श्राप कहा कि तू लायक ही नहीं है, तेरा क्षीण होगा, तेरा क्षय होगा। तभी वो बढ़ता है और घटता है, राइट। इन अ वेरी सेम वे सूर्य को भी क्यों दाग लग गए, उसकी भी एक स्टोरी है। शनि महाराज ने उनके लिए किया था, कभी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो सब जब आप कुछ खराब करोगे तो आपको कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, चाहे आप कोई भी देव हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शास्त्र ये कहता है, जो कर्म किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं छूट सकता। बट आपने बोला ना, कर्म के पीछे की इंटेंशन ज्यादा मैटर करती है। वो भी मैटर करती है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। कर्म का क्षय नहीं होगा, राइट। कर्म भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन इंटेंशन होने के कारण उसके क्षय में आपको हेल्प मिलेगी। So let's come back to the subject again. नंबर 5 के बारे में आपसे बात करके मेरे को लग रहा है स्टोरीज इतनी है आपके पास कि मैं खुद ही सुन रही हूँ, बस सुन रही हूँ। मजा क्या है तमन्ना जी, दैट शास्त्र को समझने का और कोई तरीका ही नहीं है, राइट। ये समझ के चलो कि व्यास जी की 18 चैनल्स थी और उन 18 चैनल्स में का नाम हमने दे दिया 18 पुराण। 18 पुराण, वो कितनी विस्तृत और कितना कुछ, और सभी स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ लेसन्स है, एंड द स्टोरीज आर रियल। और कहने का अर्थ ये कि इसमें फर्क सिंबॉलिक नहीं है, मतलब जैसे हम नहीं, पुराण का अर्थ है पुराणव इति पुराण,
राइट। और माइथोलॉजी को कुछ लोग समझते हैं, माइथोलॉजी बोलते हैं डेट गलत हो गया। नहीं नहीं, हमारे वहाँ रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ है इतिहास, ऐसे हुआ था। वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। हो सकता है अभी अब मल्टीवर्स के कंसेप्ट को समझने के बाद समझ में आता है शायद। अच्छा, आपको जान के आश्चर्य होगा, एक स्टोरी और सुनाते हैं। चलो, हुआ क्या कि हमारे पुराण कितने अमेजिंग काम कर रहे थे, वो सुनो आप। अच्छा, ये 100 कौरव मर गए, फिर गांधारी को बड़ा दुख हो गया, तो गांधारी रो रही थी। तो वेद व्यास जी ने बोला किसके लिए रो रही? उसने बोला 100 पुत्र मर गए, एक भी नहीं बचा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि यहाँ पर मर गए ना, तो ये देखना है वो कहाँ पर है। उन्होंने बोला हाँ। तो वेद व्यास जी ने गंगा के अंदर एक सेकंड डायमेंशन दिखाया जहाँ पर वो 100 जी रहे थे, और ये स्टोरी है। और उन्होंने कहा ये तो मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स नहीं है, ये मल्टीवर्स है। एक यूनिवर्स में कोई चीज़ें चली गई, दैट डजंट मीन कि आगे के यूनिवर्स में वो चीज़ चली जाएगी, वो विद्यमान है। सिर्फ और सिर्फ हमें वो टेक्निक चाहिए कि हम किस तरह से उसको टैप करें, उस फ्रीक्वेंसी को। अब उस तरह की अमेजिंग चीज़ें शास्त्र ने ऑलरेडी दिखा के गई है। दैट्स वाई स्टोरी के माध्यम से जब चीज़ें हम समझते हैं तो आसानी से समझ जाते हैं। जैसे आपका प्रश्न था जहाँ से ये बातें स्टार्ट हुई, कोई भी नंबर इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म सही या गलत नहीं हो सकता। यदि आपका स्वभाव शांत है, सौम्य है, और आप चाहते हो कि आपको कोई किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे, और आपका जन्म 1 नंबर में हुआ है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि आपका नंबर 1 पर जन्म हुआ है तो आपको समझना होगा कि लोग आपकी तरफ देखेंगे, लोग आंसर के लिए आपको ही पूछेंगे। अब उस चीज़ को यदि आप डिस्टर्बेंस समझोगे तो दिक्कत है। आप अपने नंबर को समझो, अपनी एनर्जीज को समझो, और उसके अनुसार सिंक में आकर अपने कर्मों को करो, तो काहे की दिक्कत। सही बात है। फिर कौन तो सा कोई नंबर सही नहीं और कौन सा नंबर बुरा, सही बात है। एक बढ़िया कोट है, संस्कृत में है लेकिन फिर उसका मैं हिंदी में करूँगा। अमंत्रः अक्षर नास्ति, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका मंत्र नहीं हो सकता। यदि मंत्र से ही मुक्ति मिलती तो वाल्मीकि तो मरा मरा बोल रहे थे, वो कहाँ राम राम बोल रहे थे। मरा मरा बोलते उनको मोक्ष मिल गया, और हम राम राम बोल रहे फिर भी नहीं मिल रहा है। सो अमंत्र अक्षर नास्ति, नास्ति अमूले औषधे, एक भी ऐसा मूल नहीं है जिसकी औषधि न बन पाए। तीसरा कहा अयोग्य पुरुष नास्ति, एक भी ऐसा पुरुष नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यूजलेस हो। यदि वो जी रहा है दैट मीन उसका वो यूज है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। लास्ट स्टैंजा में आता है योजकः तस्य दुर्लभ, उसका किस तरह से उपयोग किया जाए वो नहीं पता लोगों को, वो नहीं पता। इसलिए लोग बोलते हैं 4 नंबर खराब। अब 4 नंबर वाले को आप रिसर्च का काम दे दो, दे आर अमेजिंग रिसर्चर। 4 नंबर वाले को आप क्रिटिसाइज करने के लिए बोल दो, दे आर अमेजिंग। 4 नंबर वाले को आप बोल दो कि किसी का नुस्ख निकालो, दे आर अमेजिंग। तो फिल्म क्रिटिक की लाइन आप ले लो, आप एनालिटिक लाइन ले लो, देन यू आर फाइन। लेकिन यदि 4 नंबर वाले को, अच्छा 4 नंबर वाले को आप ये बोल दो कि चीज़ों को बड़ा करना है, जो है उससे ज़्यादा ग्लोरीफाई करना है, देखें राहु है, ग्लोरीफाई करेगा। अच्छा 4 नंबर वाले चाहे तो कंटेंटेड है ना, ले लिया ऑलरेडी। जिसने ऑलरेडी अमृत पी लिया वो कंटेंटेड होगा, या जिसको अमृत नहीं मिला वो कंटेंटेड होगा। ऑब्वियसली इसको मिल गया, राइट। तो वैसे व्यक्ति को यदि योग्य तरीके से ऑपरेट किया जाए तो वैसा व्यक्ति चाहे तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अमृत ले लिया अमृत है ऑलरेडी पास में, और क्या दोगे उसको। लाइफ पर्पस तो पूरा सॉर्ट आउट हो गया उसका। तो जिसके लिए लाइफ में इतनी बड़ी चीज पॉसिबल है, उसका नंबर कैसे खराब हुआ। अच्छा 8 नंबर की बात करोगे आप, तो प्रकृति को ही अष्टधा कहा गया। प्रकृति 8 रूपी है, जिसके कारण हमारा जन्म हुआ, वो प्रकृति
अष्टधा प्रकृति कहा स्वयं श्री कृष्ण ने कि प्रकृति 8 तरह की है, तो 8 नंबर कैसे खराब हुआ? अच्छा 8 नंबर यदि खराब होता, आठ शनि ना, कहते हैं ना बस स्लो रिजल्ट, बहुत मेहनत, ऐसे उल्टा पुल्टा स्ट्रगल्स। अब वो भी, अब देखो स्टोरी को समझो, इसको क्यों खराब कहा गया? स्टोरी क्या है? सूर्य का विवाह हुआ संगना के साथ, ओके। अब संगना सूर्य का तेज नहीं सहन कर पा रही थी, तो वो चली गई तप करने। अच्छा, तप करने के दौरान वो किसी और को छोड़ के गई, अपनी छाया को, राइट। अब सूर्य को तो पता ही नहीं है कि छाया है, तो उनसे 3 बच्चे पैदा हुए, उसमें से एक शनि। अब जब शनि का कलर देखा, तब पिता ने कहा कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। वास्तव में था ना उसका बेटा, तो दोष किसका था? सूर्यदेव का। सूर्य ने उसको एक तरह से अपमानित किया, उसकी माँ को गाली दी, विदाउट जाने पूरी परिस्थिति को। स्टोरी ये कहती है पद्म पुराण की, इवन कुर्म पुराण की, इवन ये स्टोरी मत्स्य पुराण में भी आती है, दैट बीच में धर्मराजा को आना पड़ा। उन्होंने कहा भैया ऐसा मत करो पिताजी, ये आपका ही पुत्र है, राइट। एंड दैट्स वाई गलत काम किया सूर्य ने। तो शनि ने सिर्फ और सिर्फ उसके सामने देखा। अब जो गलत काम करेगा उसको फल देने का सामर्थ्य शनि को दिया गया, राइट। उसकी भी अलग स्टोरी है क्यों दिया गया, राइट। क्योंकि शनि ने तपश्चर्या की, ओके। और शनि ने तपश्चर्या करके ये मांगा कि मेरी पकड़ मेरे पिता से भी बड़ी हो जाए, सूर्य से ज्यादा ऐसा मांगा। तब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, पिता पिता ही रहेगा, पुत्र पुत्र ही रहेगा, लेकिन हाँ, जिसके लिए सबको डर लगता है वैसा कर्म फल देने का सामर्थ्य मैं तेरे में बढ़ा सकता हूँ। सभी ग्रह कर्म फल ही देते हैं, राइट। लेकिन शनि को भी प्रधानता दी गई, तभी उन्हें कहते हैं कर्म फलदाता। कर्म फलदाता, लेकिन देते तो सभी कर्म फलदाता ही है। हर कोई आपको कर्मों का ही दे रहा है फल, तो जो आपके अकाउंट में है ही नहीं वो कोई आपको कैसे देगा? दे देगा, राइट। आपके अंदर ही है, आपको दे दिया। अच्छा, तो सूर्य महाराज ने काम, अच्छा सूर्य का काम क्या था? सूर्य का काम ये था कि वो सभी चीज़ों को एनालाइज करे, फिर किसी कंक्लूजन पर आए। उसने देखा और मान लिया कि यही सही है, तो अपनी पोस्ट के लिए वो सही आदमी नहीं था। जब आप बड़े पोस्ट पर जाते, जब आपको ये कहा जाता है कि आप जगत के पिता हो, तो पिता को सब तरह की चीज़ों को जानना चाहिए ना। बिल्कुल। उसके अलावा सीधा ब्लेम कर दिया कि तू मेरा बेटा ही नहीं है। हाँ, मतलब ये भी मुझे लगता है कि ये तो बड़ा, दैट्स वाई उनको सजा मिली। ओके। और शनि ने दी उन्हें। शनि ने कौन सी सजा दी? उनको, मतलब उनको क्षय लग गया। ओह यस, राइट। स्टोरी कहती है उनको क्षय लग गया, एंड दैट्स वाई लोगों को शनि से डर लगता। अब मान लीजिए क्यों लोगों को शनि से डर लगता है। वन ऑफ द बेसिक रीजन इज दैट क्योंकि शनि का काम ही यही है, शनै शनै चरति इति शनिश्चर। अच्छा, इसके ऊपर आओ, उससे पहले शनि का जो मंत्र है जो पुराण में दिया गया, वो यदि आप समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, यम का अग्रज, जिसका यम अग्रह है, छाया मार्तंड संभूतम, छाया रूपी माता से पैदा हुआ, तम नमामि शनैश्चरम, राइट। और ब्रह्मा जी ने व्याख्या दी, जो शनै ही चरति इति शनैश्चर, जो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। अब आपने कुछ गलती की और आप तुरंत निकल गए सामने से फास्ट, तो शायद किसी की नजर में नहीं आओगे, शनिदेव पकड़ लेंगे। वो 2.5 साल रहता है तो आप कैसे बचोगे? सही बात वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है, तो पकड़ लिया। तो आप चाहोगे तो भी छूट नहीं पाओगे। अब किसी और को पता हो या ना हो, उन्हें पता होता है, लेकिन आपको तो पता ही आपने क्या किया, तो फिर डर तो लगेगा। तो लगता ही है, सही बात है, ये अपना ही डर है जो आपको लगता है। वो कुछ और चीजें नहीं दे रहा है, वो वही दे रहा है जो आपने किया है। राइट। दूसरा, ये तो एक कंसेप्ट हो गया, राइट। दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि शनि महाराज को इसलिए भी थोड़ा बहुत
मिसअंडरस्टूड किया गया, क्योंकि ये लगा कि यदि वो रुद्ध हो गए, मतलब वो गुस्सा करेंगे तो चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। ऐसी कई स्टोरीज़ हमने सुनी, लेकिन पुराणों में कुछ और भी स्टोरीज है। जब वो सुनते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, ये तो कर्मफल का ही मामला है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से कहीं अलग दिशा में जा रहा है। ये वैदिक शास्त्र का टॉपिक है, लेकिन इसलिए आप अपने जॉनर में घुमा फिरा के नहीं, चलो हम लोग ये भी करेंगे और न्यूमरोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, बट ये चल रहा है इंटरेस्टिंग। ओके चलो, तो अब ये है कि जैसे अब सूर्य ने खराब कर्म किया तो शनि ने रिजल्ट दिया। शनि खराब फल देख करेगा तो क्या होगा? अच्छा, तो हुआ यूँ कि ये सब इतनी सारी जब उसका नाम हो गया शनि महाराज का, तो शनि महाराज बड़े लगा कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो पौराणिक स्टोरी है, एक दिन हनुमान जी बैठे हुए थे ध्यानस्थ, और उनको देखा। अब शनि की टेंडेंसी ये हो गई थी कि मैं जिसको चाहूँ उसको परेशान कर सकता हूँ। तो वो गए कि एक बंदर बैठा हुआ है लेकिन दिख रहा है अच्छा, पावरफुल दिख रहा है, तो जाके कहा कि तू मेरे साथ युद्ध कर। हनुमान जी का आई एम नॉट इन दैट मूड राइट नाउ, नहीं करना। तो उन्होंने कहा नहीं, करना ही पड़ेगा। स्टोरी ये कहती है कि वो मानसरोवर के आसपास थे, तो पूरी कैलाश के नीचे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, करनी तो पड़ेगी फाइटिंग, विदाउट फाइटिंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर हनुमान जी ने आंखें बंद कर दी, तो उसने जगा के कि हे वृद्ध बानर, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, और तुझे जब मैं आह्वान दे रहा हूँ तो उसमें तेरी गरिमा है फाइटिंग की। ऐसा करके 3-4 दफ़े परेशान किया। तो हनुमान जी को आ गया थोड़ा गुस्सा, शनि महाराज को अपनी पूंछ में लपेट दिया उन्होंने, और कहते हैं 7 या 10 चक्कर लगाए कैलाश के, एवरी नाउ एंड देन, पूंछ को पटक पटक के, ठाक 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 करके, और उसमें उनका पैर टूट गया। फिर बोला क्या करो, समझ में आ गया कि ये कुछ मामला गड़बड़ हो गया शनि महाराज का, कि ये क्या करने की जरूरत थी, मेरे ही कर्म खराब कर दिया मैंने खुद। और उनके पैरों में चोट आई। पैरों की चोट को सही करने के लिए तेल मालिश करने का वचन दिया हनुमान जी ने, इसीलिए आज भी हम शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं। सो घूम फिरा के बात आ जाती है, यदि आप खुद शनि भी हो, लेकिन यदि आपने खराब कर्म किया तो भुगतना आपको भी पड़ेगा। सही बात है। अब ये सबको डर लगता है, भुगतने से डर लगता हाँ, है। कर्म तो ठीक है, साइड में लगती हमको है। मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या करें फिर? पता तो है क्या किया, तो है ही क्या करें, बट वो सामने नहीं आना चाहिए बस। और शनिदेव वही ले आते हैं, और शनिदेव का भी आता है, जो गलत करेगा उसका आएगा। सबको राइट। तो हमें नंबर्स, हम 4 और 8 से डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि 4 और 8 है तो डरने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो बड़े क्लियर एंड कट नंबर है, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला नंबर जो सूर्य को निगल जाए, जो चंद्र को निगल जाए, वो खराब कैसे हो सकता है? तो खुद ही बहुत बड़ा तपस्वी, कितना पावरफुल हो गया। राइट। और यदि जब आप, अच्छा ये बड़ा ही गलत फहमी चलती है लोगों के मगज में कि 6th हाउस में राहु है और 12th हाउस में यदि केतु है, क्योंकि आमने सामने ही रहेंगे तो मोक्ष का कारक है। अच्छा। राइट, आपने ही बताया था मुझे मतलब मैंने कि मोक्ष के लिए क्या, हाँ राइट, क्योंकि आपने सुना था। अच्छा मुझे ये बताओ, जिनकी एक्सिस 6th हाउस में राहु और 12th हाउस में केतु, मान लीजिए यदि ये सही नहीं है आपका, लेकिन मान लीजिए सही है, चलो, जिनकी एक्सिस आपको मोक्ष दिला दे, वो ग्रह खराब कैसे हो सकते हैं? सही बात है। राइट। दूसरा, ये तो एक पार्ट हुआ। जब ये सुनने के बाद आप कभी भी लाइफ में 8 को खराब नहीं कहोगे। जिसको जन्म लेने की स्वतंत्रता थी, जिसको आज भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम कह के पूजते हैं, वैसे श्री कृष्ण ने जन्म के लिए कौन सी तिथि चुनी? कौन सी? अष्टमी। अष्टमी, राइट, जन्माष्टमी। तो यदि वो खराब होता तो श्री कृष्ण कैसे चुनते? सही बात है, वो खुद ही अपनी चुनी थी उन्होंने डेट। तो देयर यू आर। इस तरह से चीजों को देखना चाहिए। हमें गलत सही के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। गलत सही अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में कुछ हो ही नहीं सकता। उसके साथ अलग और एनर्जीज मैटर करती हैं
कि क्या उस और नंबर चीज़ें- के साथ आपको अपने कर्म को सिंक करना है। उस ग्रह के अनुसार या उस नंबर के अनुसार आप अपने कर्मों को एडजस्ट कीजिए, वो नंबर अपने आप आपके लिए अच्छा हो गया। तो हम बात करें नंबर 5 5 नंबर की। या जिसके आप फैन हो, नंबर 5 की। अच्छा, 5 मैं नंबर फैन नहीं हूँ एक्चुअली, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा। अच्छा, ओके, सॉरी, आई विल रेक्टिफाई। अच्छा, जिनको सब लोगों ने कहा है कि बहुत बड़ा नंबर है, हाँ, उस 5 नंबर की बात राइट। करते हैं। सो 5 नंबर वालों के लिए ये जो साल है, भले ही 2025 में 5 नंबर आता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है 2025 की, यदि उन्होंने अपने आप को अपस्केल नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया, तो शायद आइदर उनका धंधा बैठ जाए या उनको जॉब से निकाला जाए, उस तरह की अवस्था हो सकती है। यदि उन्होंने अपनी रिलेशनशिप के प्रति ध्यान नहीं रखा, तो शायद जो उनके क्लोज सर्कल में आते वो फ्रेंड्स थे, वो शायद छूट भी जाए। उस तरह की इवेंट्स हो सकती है। उससे उल्टा, यदि आप सिंगल हो और जीवन साथी को ढूंढ रहे हो, इस साल मिलेगा। यदि आपकी लव लाइफ में कोई पहले से समस्याएं चल रही है, रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हेल्थ के लिए 2025 इज गोइंग टू बी वेरी गुड ईयर। एजुकेशन के लिए ये साल बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहेगा, शायद क्योंकि हेल्थ में कुछ गड़बड़ आए और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहो तो मुझे क्या होने वाला है, और जो मार्क्स आपने चाहे थे वो मार्क्स आपको न मिले, उस तरह का हो सकता है। सो शास्त्र ये कहता है कि 5 नंबर वालों को यदि 100% चाहिए तो उनको 25% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। सी, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वैदिक ज्योतिष। वो ये नहीं कहेगा कि 25% आपको रिजल्ट कम मिलेगा, एक्स्ट्रा वो ये कहेगा आप एक्स्ट्रा डालो। राइट, ये बहुत अच्छे से आप ना फ्रेम कर रहे हैं उस चीज को कि नहीं, मेहनत नहीं, ज़्यादा ये मेरे करके- मेरे वर्ड नहीं है, ये वैदिक ज्योतिष के वर्ड है, राइट। राइट। क्योंकि वैदिक ज्योतिष खुद कहता है कि आप प्रयत्न करोगे तो आपको लाभ होगा। राइट, प्रयत्न नहीं करोगे तो फिर कैसे ही मिलेगा। देयर यू आर। वापस आप जोन अलग ले जा रहे हो, लेकिन नहीं, फिर कभी बात करेंगे, फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम अच्छा, नंबर नाउ 6 पे नंबर करेंगे 6 पे बात करें। अच्छा, नंबर 6 के लिए ये जो नंबर है वह एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहेगा। ओके। जो पुराना था वह छूटेगा, उसके लिए शायद थोड़ा पेन उनको लगे क्योंकि पुराना छूट रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा 2025 में आएगा। सो हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा कॉशियस रहना होगा, उसमें भी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही होगा। अर्थात कभी भी कुछ भी खा लिया वैसा इस साल नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा। रिलेशनशिप के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा, मीनिंगफुल लोग आएंगे और जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे थे वैसे लोग जाएंगे। तो जो जा रहे हैं उसको देख के शायद आपको दुख हो कुछ मोमेंट्स के लिए, लेकिन फिर आप समझ जाओगे जो गए वो आपके थे ही नहीं कभी, राइट। तो वो समझ आप में आ जाएगी, उतना अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाओगे। वेल्थ के लिए ये साल अकल्पनीय रहेगा। उसमें भी जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या मीडिया में काम कर रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल मीडिया में जो लोग हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जॉब वालों की पोजीशन नहीं बढ़ेगी, सैलरी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जॉब वालों को थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन अन्य सभी आयामों में ये साल अच्छा है। पार्टनरशिप के लिए ये समय चैलेंजिंग रहेगा, शायद पार्टनरशिप टूट भी जाए। सो उसमें थोड़ा आपको सजग रहना होगा। एजुकेशन के लिए ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी मीडियम ईयर एंड गुड ईयर। जितनी मेहनत करोगे उससे शायद 5% कम रिजल्ट मिले, लेकिन उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 5 इज़ मैनेजेबल। सो मायूसी वाला साल नहीं है। सबसे ज़्यादा जिन लोगों को कॉशियस रहना चाहिए इस साल, वो है नंबर 7 वाले लोग। और कॉशियस उनको इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये साल उनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कॉशियस क्यों रहना है? क्योंकि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अच्छा। ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड आदमी या ज़्यादातर जो ग्राउंडेड रहते हैं वैसे लोगों को शायद हवा लग जाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके कारण जो आपकी इमेज थी, पब्लिक इमेज, वो शायद चेंज हो जाए और लोग आपको
गलत तरह से देखना स्टार्ट करे या गलत तरह से आपके कैरेक्टर के ऊपर धब्बा लगा जाए, वैसे योग है। इसीलिए आपको कॉशियस रहना है। साल दिस ईयर इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर। हेल्थ वाइज नो इश्यू, पुराने कोई इश्यू चल रहे हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पैरों के रिलेटेड एडवेंचरस कोई एक्टिविटी यदि आपने की, एक्सपीडिशन कर दी या फिर कहीं पर चले गए पर्वतारोहण करने के लिए, तो टूटेगा। स्पोर्ट्स में पैर टूटेगा, पक्का टूटेगा। और आपको एक तरह से बेड रेस्ट करना होगा। अदरवाइज इफ यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कुछ वैसा कोई शौक नहीं है, सिर्फ पर्वत पर जाने से ही टूटेगा। अच्छा, यस यस यस, और टूटेगा जरूर, गए तो टूटेगा। सो यदि 2025 में, उसमें भी एक्सपीडिशन में, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल, यदि आप क्लाइंब कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने बोला कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ट्रैकिंग कर लिया, ट्रैकिंग में भी उस तरह का ट्रैकिंग जिससे आप एकस्टम नहीं हो, कुछ नया करना। मैंने बोला ना, ओवर कॉन्फिडेंस करने वाला ये साल है। सो उनको लगेगा हम ये तो कर पाएंगे, इजी है, ये मेरे लिए बहुत ईजी है, तो दिक्कत आएगी। जो आप नॉर्मल कर रहे हो वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्समैन के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप 7 नंबर के हो और तो 2025 में आप कई सारे नए रिकॉर्ड्स तोड़ोगे। सो आप देखना 2025 जब आप ऑब्जर्व करोगे, पूरे का पूरा जब ख़त्म हो जाएगा और जब हम स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड देखेंगे और जब वापस 2026 में मिलेंगे, तो आप देखना या कि 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर स्पोर्ट्समैन ऑफ नंबर 7। यदि कोई फिल्म लाइन का है तो उसके लिए भी ये साल ठीक ठाक रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए ये साल मीडियम से बेहतर है। मैरिज के पक्के योग हैं। लव लाइफ सुधरेगी, पुराने डिस्प्यूट अपने आप रिजोल्व हो गया, आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अपने आप भाग्य का सपोर्ट मिल गया। एजुकेशन के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में यदि नहीं रहे तो आपने जितनी मेहनत की है उससे ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर, एक्चुअली फार मोर बेटर ईयर फॉर नंबर 7 देन नंबर 9। भले ही नंबर 9 का है, फिर भी आपसे पूछती yes. कि नंबर 9 वालों के लिए कैसा रहेगा, बट हम इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। yes. अब बात करते हैं नंबर 8 वालों की। सो नंबर 8 वालों को चाहिए कि इस साल उनकी जो स्पीड है वो कम कर दें। जो लेकर वो चले थे 2024 में, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होने के कारण आपको चाहिए कि इस साल आपको अपनी स्पीड कम कर देनी है। तो कुल मिला के बात ये थी दैट 8 नंबर वालों को ये समझना है कि फ्लाइट चल चुकी है लेकिन रनवे पर है और रनवे पर रहेगी। तो जो स्पीड उन्होंने पकड़ के रखी थी 2024 में, वो 2025 में नहीं रखनी है। दैट डजंट मीन कि ये साल बुरा है। सिर्फ यदि उन्होंने स्पीड कम कर दी देन उनको बहुत फ़ायदा होगा। यदि वैसी की वैसी स्पीड रखी तो आपको एक तरह से आप बोल दो कि आइदर एक्सीडेंट होगा या फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि कुछ होगा नहीं, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा, हेल्थ के लिए ये जो साल है उनके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। जो कॉम्प्लिकेशन थे वो रिजॉल्व होंगे और नए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, लेकिन मेंटल रेस्टलेसनेस रहेगी, क्योंकि जो चाहा था वो नहीं मिला। दैट्स वाई इच्छाएं पूरी नहीं होने के कारण। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप जॉब कर रहे हो या कमीशन बेस काम कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपके टारगेट भी अचीव हो जाएंगे और जो सैलरी में आपने इंक्रीमेंट चाहा था वो इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, और शायद आपने स्पीड कम करके प्रयास किए तो आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी। सो की इज़ टू रिड्यूस स्पीड, दैट इज़ द की फॉर नंबर 9। नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको, जैसे मैंने बताया, किसी को बहकावे में लाके या फिर किसी को फुसला के या किसी के ग्रीड को पैम्पर करके यदि आपने बिजनेस करना चाहा तो ये साल आपको मायूस करेगा। जो फैक्ट है वही फैक्ट आप रखोगे और अपने आप को या अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे तो ये साल अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये साल वाकई में अच्छा है। सोशल सर्कल भी बढ़ेगा,
नए मीनिंगफुल लोग भी आएंगे। हालांकि जो एग्जिस्टिंग लोग आपके लाइफ में थे वो लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तो उसका अर्थ ये हुआ कि कुछ लोग शायद जीवन में से जाएंगे भी, लेकिन मीनिंगफुल लोग एंटर होंगे, ये तय है। नाउ यदि मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं उनके, तो ये साल उनको 100% लाने के लिए 150 या 20% एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे। यदि उन्होंने ये कर लिया तो ये साल उनको मायूस नहीं करेगा। जितनी मेहनत उतना परिणाम तब मिलेगा जब आप 20% एफर्ट ज़्यादा डालोगे, मेहनत बढ़ाओगे तो परिणाम मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट नंबर 9, जिसका ये वर्ष है। अब आपका वर्ष होना उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके सभी काम फलीभूत हो गए, डबल एनर्जी नहीं रहेगी, डबल एनर्जी रहेगी, लेकिन ये मानना कि मैं जो करूँगा उस सब में मुझे सक्सेस प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। आपको आपके कॉन्फिडेंस को चेक में रखना होगा, आपको आपकी एनर्जी को चेक में रखना होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि फायर यदि बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली सब अच्छा जल तो जाएगा। नहीं है, हाँ सही जल जाएगा सब कुछ बचेगा ही नहीं। राइट। और यदि वही फायर हम रेगुलेट कर दे तो जिस फायर ने हमको जला दिया था वही फायर हमें पोषण देगी, हमें खाना देगी। सो दिस इज़ द ईयर जहाँ पर आपको आपकी एनर्जी को स्ट्रीमलाइन करना है, अपनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी यूनिवर्स में ज़्यादा रहेगी। सो आपको मन होगा टेबल पर रखी हुई सभी चीज़ों को कर देने का, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, नहीं, आपको फोकस रहना होगा। यदि आप फोकस नहीं रहे, यदि आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, तो ये साल आपको लगेगा कि बहुत सारी एनर्जी थी, बहुत सारा काम हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सो रेगुलेशन रखा तो साल अच्छा जाएगा। हेल्थ अमेजिंग रहेगी, एक तरह की ऊर्जा आप महसूस करोगे और नए कोई डिसीज़ होने के चांसेस ही नहीं है। मिनिमलिस्टिक आपका टाइम खराब जाएगा, हेल्थ के प्रति ऊर्जा बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा। वेल्थ के प्रति जैसे मैंने बता दिया, ओवर ना हो जाए वो देखना है। ओवर प्रॉमिस कर दिया आपने तो फिर दिक्कत में हो, आइदर प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। जो आप कर सकते हो उससे थोड़ा बढ़ा के बताओ, लेकिन आप x कर सकते हो और आप 2x बता दो तो वो नहीं होगा। 1.5x इज फाइन, लेकिन 2x मत बताओ, अदरवाइज वो होगा ही नहीं और उससे आपका नाम भी खराब होगा। जॉब वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों में, उसमें भी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। एजुकेशन में यदि आप साइंस की स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए साल अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप आर्ट्स फील्ड में हो तो आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी होगी। साइकोलॉजी में पढ़ने वाले लोगों को इस साल मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ऑन द कॉन्ट्री इंजीनियरिंग में पढ़ने वालों को इस साल की एनर्जी अपने आप मिलेगी। ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिला दे तो एक बात तय है कि जितनी आपने मेहनत की उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नंबर 9 105 और 110% रिजल्ट आपको मिलेगा नंबर 9 के लिए। सो ओवरऑल ये नंबर 9 वालों के लिए मेमोरेबल ईयर रहेगा, उनको याद रहेगा, ये तय है। सो जैसे हमारी अच्छे सेंस में याद रहेगा, अच्छे सेंस में बस ये हाँ आप कुछ कह रहे थे। सो जैसे मैंने बताया, कोई भी नंबर इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म सही या गलत नहीं होता। आपने यदि उस वर्ष की एनर्जी के अनुसार अपने आप को कैलिब्रेट किया, अपने आप को एडजस्ट किया, तो ये साल आपके लिए सुखद संस्मरणों से भरा हुआ रहेगा। अब वही चाहता है इंसान एक्चुअली कि जब साल 31 दिसंबर जब वो मनाए तो वो बहुत खुशी खुशी मनाए कि और अगले के लिए और अच्छी सी प्रे करे कि अब और अच्छा है साल। तो आई एम श्योर हमारे जनता जो सुन रही है वो आपकी रेमेडीज़ पे भी वर्क करेगी, आपकी बातों पे भी वर्क करेगी कि कहाँ उन्हें मेहनत करनी है और कहाँ उन्हें छोड़ देना है कि ये ऐसा ही है, एक्सेप्ट कहाँ कर लेना है। सही बात। तो थैंक यू सो मच सर। एंटायरली माय प्लेजर।